देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात पहुंचे। मोदी इस दौरान कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। मंगलवार को वे बनास डेयरी संकुल में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और जामनगर में परंपरागत औषधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल आयुष सेंटर की आधारशिला रखेंगे। वहीं बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की राजधानी गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र है। तो साथ ही कहा कि जब हम भारत के विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो युवा भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आज हम यह सत्य देख रहे हैं कि भारत के अंदर हर समस्या का हल निकालने का काम हमारे नौजवान कर रहे हैं। कि आने वाले समय के अंदर जब हम भारत को विश्व गुरु की बात करते हैं तो वो विश्व गुरु बनाएगा भारत का नौजवान ही। और तमाम लोग का केंद्रीकृत विचार नौजवानों पर था और आज हम ये सत्य होते देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर कितने भी नए रिसर्च करने, नए इनोवेशन करने हो, नई सोच, नया विचार, कितना परिवर्तन हो गया। अभी हमने हर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर समस्या का, हर चुनौती। वहीं बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा कि राहुल गांधी के बयान और उनकी बॉडी लैंग्वेज केवल फिल्मी ड्रामे की तरह लिखी लिखाई होती है। तो साथ ही कहा कि देश की राजनीति पर राहुल गांधी का कोई असर नहीं है। ऐसा है कि वो पीजी कुरियन हो, कपिल सिब्बल हो, जो लोग कई सालों से कांग्रेस को चलाते आए हैं, कांग्रेस का चेहरा है, वो अब सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा चुनाव हारने वाले राहुल गांधी ना जनता पर असर छोड़ रहे, ना पार्टी पर असर छोड़ रहे। और राहुल गांधी केवल हास्यपद ही है। उनके बयान, उनकी बॉडी लैंग्वेज केवल एक फिल्मी ड्रामे की तरह लिखी लिखाई होती है, जिसका जनता पे कोई असर नहीं होता। और अस्थिरता कहें, इसको बाल बुद्धि कहें, देश की राजनीति पर राहुल गांधी का कोई असर नहीं है। बेवजह दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने अफवाह फैलाने वालों को सख्त संदेश दिया। कमिश्नर ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता अफवाहों पर ध्यान ना दे। क्योंकि क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन की जवाबदारी दी गई है, उन्होंने करीब 14 टीम्स बनाई हैं जो हर एंगल से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। टीम्स कल से ही कार्यरत हैं और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे हम प्रेस को ब्रीफ करेंगे। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि वातावरण सुधरे नहीं। सोशल मीडिया एनालिसिस हमारे यहाँ हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वातावरण सुधरता नहीं है या बिगड़ता है,
उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी जनता से अपील है कि अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं दें। अगर कोई फैक्ट्स वेरीफाई करना है, कंट्रोल रूम को आप संपर्क कर सकते हैं या हमारे सीनियर अधिकारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि शोभा यात्रा निकालने के दौरान पथराव की घटना सामने आई। इस मामले पर आरपी सिंह ने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि इस मामले की जांच ना हो, इसीलिए महिलाओं को ढाल बनाया जा रहा है। तो साथ ही कहा कि ये मोदी जी की सरकार है, तहकीकात में सब साफ हो जाएगा। लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि इसकी तहकीकात पूरी ढंग से हो। उनको चिंता है कि अगर तहकीकात ढंग से होगी तो कुछ बड़े नाम उजागर होंगे, और इसके चलते हुए तहकीकात को रोकने के लिए वहाँ पर अब महिलाओं का एक दल बनाकर उसको रोकने की कोशिश की गई है। जो लोग इस प्रकार की हरकत कर उनको समझ आना चाहिए कि ये मोदी जी की सरकार है। इसमें अगर कोई विषय की तहकीकात होनी तो पूरी होनी है, आपके पथराव से तहकीकात रुकने वाले नहीं। और मैं निवेदन करूंगा वहाँ पर अल्पसंख्यक के लोगों को, जिनकी तरफ से आज पथराव हुआ, कि ऐसा मत करें। दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी में हिंसा रोकने में असफल रही। तो साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूरा आरोप मुसलमानों पर लगा दिया। जब चुनाव आते हैं तब आप सबके वोट लेते हैं, और जब ऐसे मामले सामने आते हैं तब आप अपना असली चेहरा दिखाते हैं। काटे जाएंगे मियां फुला फुला, ये कौन सा प्रोगेटिव नारे लगा रहे आप? और दूसरी बात ये है कि जब आपने वहां पर बगैर परमिशन की इजाजत दे दी, पुलिस ने इजाजत दे दी, आज कमिश्नर पुलिस कह रहे हैं, आपने 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, वो उसमें से कई जुवेनाइल हैं। क्या कर रहे हैं भाई आप? 14 के 14 को पकड़ लिया। और एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है। क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते? क्या अमित शाह नहीं देखते? क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को मैंने क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहते, भारत हमारा वतन है, उसको मैंने क्यों बनाते? वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने। आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश, बल्कि लगा देते हैं कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया। 2 प्रोसेशन पीसफुल चले गए, तीसरे में गड़बड़ कैसे होती भैया? तो ये सब चीजें, इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार। चुनाव जब आते तो आप सबके वोट लेते, और जब ये मामला आया तो आप दिखाते अपना असली चेहरा। तो दिल्ली की जनता को ये भी देखना है मुख्यमंत्री का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये दोहरा चेहरा, कि फौरन इल्जाम लगा देते। अरे भाई, वहां पर बगैर परमिशन के जुलूस जाता है, हाथों में एक नहीं 100 तलवारें हैं, मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जाता है, वहीं से झगड़ा शुरू होता। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल ने दिल्ली हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब जो ये नई शुरुआत है ये अच्छी नहीं है। ये बड़ी शांत प्रिय थी हमारी, ये को पहली बार नहीं निकले यहाँ से कोई यात्रा, हमेशा यात्रा निकलती रही है। छठ पूजन का इतना बड़ा समारोह होता है, रामलीला की सवारियाँ निकलती हैं, रामलीला होती हैं, माता के दरबार लगते हैं, लेकिन ये जो नई शुरुआत हुई है ये अच्छी नहीं है। और मेरा मानना ये है कि जो भी दोषी हो, कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, उसके खिलाफ सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा से माहौल दिल्ली का हमारा ना बिगड़े। जिम्मेदार इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन दिल्ली आती है, तो उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? पुलिस परमिशन देती है किसी भी यात्रा को निकालने की, तो उन्होंने बंदोबस्त क्यों नहीं लगाया वहाँ पहले से, कि अगर उनको मालूम होता है कहाँ सेंसिटिव जगह है कहाँ नहीं है, तो वो क्या कर रहे थे? और हमारे मुख्यमंत्री साहब, उनको दिल्ली से बेफिक्र हैं बिल्कुल, वो ध्यान नहीं देते दिल्ली पे। वो समझते हैं कि आक्षेप लगाना काफ़ी है और मैं बरी हो जाता हूँ उससे।
वो भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी उतने जिम्मेदार हैं। हमें माहौल को बना के रखना चाहिए, एक दूसरे को मिला के चलेंगे तभी तो हम अपने माहौल को अच्छा रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है, जरा सा माहौल बिगड़। राम और हनुमान जयंती पर हुई हिंसाओं का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई। शोभा यात्रा निकाल रहे थे रामनवमी के उपलक्ष्य में, या हम कहें हिंदू हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में, उसके ऊपर बहुत पथराव किया गया, यहाँ तक कि गोलियां चलाई गई हैं, तलवारों से हमला किया गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब एक सुनियोजित साजिश है। बहुत सी ऐसी इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे देश में अराजकता फैलाने के लिए हम बात कर रहे हैं। उसी को लेकर मैंने ये मांग की है, आज एक पीआईएल फाइल की है, जिसमें मैंने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि इस इन्वेस्टिगेशन को एनआईए को सौंपा जाए, जिससे एक व्यापक रूप से इसको एक निष्कर्ष पे लाया जाए। क्योंकि हर जो सिटी है, हर जो राज्य है, उसका अपना एक जुडिक्शन होता है, उसके पुलिस का अपना एक जुडिक्शन होता है। वो व्यापक रूप से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। दिल्ली की अगर बात करें पुलिस की, तो वो गुजरात जाके या किसी और राज्य में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल है उसके लिए। और एनआईए का जो गठन किया गया है वो इसी पर्पस से किया गया है, इसीलिए किया गया है कि ऐसे मुद्दे जिनका इम्पैक्ट हो, जो आतंकी साजिश जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें इन्वॉल्व हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा कराई जाए। और इसी महाराष्ट्र में अब धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कोर्ट के आदेशों को लागू करने का फैसला किया है। इस पर मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि इससे हर पहलू पर विचार किया जा रहा है कि जो भी अध्यादेश निकला है या जो भी गृह मंत्री साहब कह रहे हैं कि आदेश क्या है या उसका जो अध्यादेश निकालना या मार्गदर्शक तत्व जो जारी करने वाले हैं, उस सभी के बारे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो लीगल सेल है वो बहुत गौर से उसका अभ्यास कर रही है। और उसके बारे में आने वाले एक दो दिन में हमारी जो भूमिका है कि कानून क्या कहता है, उसके अन्वयार्थ क्या निकलते हैं, उसमें क्या कहा गया है, पुलिस को राइट्स क्या है, इस प्रकार की लाउडस्पीकर की परमिशन क्या पुलिस दे सकते हैं, इस सब के बारे में जो हमारी भूमिका है वो हमारे लीगल सेल के हेड श्री किशोर शिंदे साहब और हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महासचिव श्री राजेंद्र शिरोडकर, जो बहुत बड़े सीनियर काउंसिल हैं, वो दोनों इसके बारे में प्रेस को संबोधित करेंगे। देखिए, जो राज साहब ने भूमिका कही है कि लाउडस्पीकर को उतारो नहीं तो हनुमान चालीसा बजेगा, उस भूमिका पे हम लोग ठाम हैं। उसके बारे में सरकार को निर्णय करना होगा। जो आपने 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया है, उस अल्टीमेटम पे हम मजबूती की तरह खड़े हैं। जो राज साहब ने कहा है वो होगा। सरकार को फैसला करना है कि उन्हें अभी क्या करना। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए आशीष को 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक हत्यारे को बचाने की कोशिश कर रही है। ये सामने आया कि पूरी की पूरी भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा की केंद्र सरकार एक हत्यारे को बचाने के लिए लगी हुई थी। ये सबके सामने आया। ये भी सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो आईपीएस अफसर हैं, इनको बदलो। और कोर्ट ने और अफसरों को उसके अंदर लगाया। एसआईटी के अंदर अफसरों को बदला गया। एसआईटी रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज तक को सुप्रीम कोर्ट ने बदला और कहा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को लगाएं, उनको लगा के इन्वेस्टिगेशन कराई गई कि जिस आरोपी को बेल मिली उसकी बेल के खिलाफ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार नहीं गई। वरना होता यह है कि अगर आरोपी को बेल मिलती है तो सरकार जो है दूसरी कोर्ट में जाती है, बड़ी कोर्ट में, और अपील करती है कि यह बेल गलत मिली। एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, उन्होंने कहा है एफिडेविट पे कि मैंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप इसके खिलाफ अपील में जाएं, और उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं गई। और जिनके बच्चे मरे हैं, जो विक्टिम है, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा ये कहने के लिए कि हमारी सुनवाई तक नहीं की गई। हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने, मुझे लगता है कि ये बहुत शर्म की बात है कि हाई कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने। देश के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के फैसले का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की नेता वृंदा करात ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला विक्टिम्स के परिवार को राहत देगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित परिवारों का पक्ष नहीं सुना और रिलेवेंट मुद्दों के आधार पर जमानत दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद ही अहम फैसला है। वहीं मामले में प्रदेश की योगी सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर का हम लोग सब स्वागत करते हैं। ये विक्टिम्स के परिवारों को कुछ राहत देगी और जो अन्याय हुआ था बेल देते वक्त, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय को न्याय में बदल दिया। और उन्होंने जो टिप्पणी की कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर ने विक्टिम्स की परिवारों को नहीं सुना और जो इररिलेवेंट मुद्दे थे उसके आधार पर जमानत दे दी, तो ये एक बहुत अहम फैसला है। और उत्तर प्रदेश सरकार की जो दोहरी नीति रही है इसमें, एक तरफ सरकार ने कहा ये बहुत ही ग्रेव ऑफेंस है, ये बहुत गंभीर अपराध है, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा लेकिन वो भागेगा नहीं इसलिए जमानत दे दो। तो ये जो दोहरी नीति रही है मंत्री की बेटे को बचाने में, जो शुरू से ही रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका पूरा खुलासा करके अन्याय को न्याय में इस ऑर्डर के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने पर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मामले में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, इसीलिए जमानत याचिका रद्द कर दी। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में किसानों को न्याय मिलेगा। देखो, काम ठीक कर रही सुप्रीम कोर्ट इस पे निगरानी बनाए हुए हैं, वो मॉनिटरिंग इसको कर रहा है, इसको देख रहा है पूरे केस को, और उनको लगा कि जो बेल दी है उस पे कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर आंच आई थी, उसको पूरा साफ करा है। और जो भी वो हुआ था, जो बेल मिली थी, वो जो तथ्य थे उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं रखे, इसलिए उनको बेल मिली। आज सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उसकी जमानत रद्द करी और 1 हफ्ते में सरेंडर करने की बात करी। तो पूर्ण न्याय पे हमको विश्वास है पूरा, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे किसानों को न्याय मिलेगा। किसान और वकीलों के माध्यम से हम अपनी बात वहां पर रखेंगे, फिर ये दोबारा इसकी हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हम अपना पक्ष मजबूती के साथ में वहां पर रखें। सरकारों से भी है कि हमारा पक्ष पीड़ित परिवारों का पक्ष। यति सत्य देवानंद सरस्वती के विवादित बयान पर अब प्रतिक्रियाएं आने लगी है। दरअसल सत्य देवानंद सरस्वती ने कहा कि देश में मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, इसीलिए हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत है। इसी पर अब मुस्लिम धर्मगुरु रेहान अख्तर कासमी का बयान सामने आया।
देखिए, सत्यदेव नंद जी के बयान से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि एक धर्मगुरु के से इस तरह के बयानात का आना कि मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हिंदुओं की पॉपुलेशन कम है, हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही समाज को दूसरे दिशा में और दशा दिखाने की कोशिश हो रही है। लिहाजा धर्मगुरु का या किसी मौलवी का, किसी आलिम का, किसी साधु संत का काम ये नहीं होता है कि समाज में बिखराव की बात करे। समाज में आपसी भाईचारे की बात होनी चाहिए और धार्मिक जो ग्रंथ होती है, जो धार्मिक पर्सनालिटी होती है, उससे समाज जुड़ता है और नफरत की बात किसी भी समाज से नहीं निकल के आ रही। देखिए, लाउड स्पीकर को लेकर जो महाराष्ट्र में बैठक है, मैं समझता हूं कि ये बैठक एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी भी स्टेट के लिए ज़रूरी होती है। किसी भी कम्युनिटी को का जो रिलीजियस मामला हो, उसके रिलीजियस लोगों को हल करने की ज़रूरत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनता के दरबार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से मुखातिब हुए और एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की। सीएम ने कहा कि दिल्ली और अन्य राज्यों के साथ बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं उन्होंने कहा कि हम लगातार लोगों की जांच कर रहे हैं और लोगों को कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। सरकार अलर्ट पर है और जनता को भी जागरूक कर रही है। तो आज भी हमने देखा कि दिल्ली में भी कुछ वृद्धि की खबर आई है और कहीं कहीं वृद्धि होने की खबर तो आ ही रही है। और हम लोगों के यहाँ तो आप जानते ही हैं कि 5 था, उससे भी थोड़ा बढ़ा है, 2-4 और बढ़ गया। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो ज़्यादा जानते ही हैं कि लगातार जांच कराया जा रहा है और कॉन्शसनेस बहुत है। लेकिन सवाल है कि बाहर में कहीं कुछ होगा तो आना जाना तो रहता ही न है, कोई भी आदमी वहाँ से आएगा, कहाँ होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को अलर्ट रखने का पूरा प्रबंध किया जा रहा है, ताकि कोई आएंगे जाएंगे, ताकि उनका जांच वगैरह होता रहे। और सब लोगों से आग्रह है कि जांच जरूर कराइएगा। और क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था है, हर जगह पर पूरी व्यवस्था, जांच होते रहे, ताकि जिससे पता चले। क्योंकि बिहार में तो आप जानते ही हैं कि जो जांच का दर है हम लोगों का, वो सर्वाधिक, जो देश का 10 लाख में जितना जांच हुआ है, हो रहा है, उससे ज़्यादा हम लोगों के यहाँ अकेले बिहार में भी हो रहा है। इसलिए पूरी जागृति है और इसको किए रहेंगे। लेकिन अब जानते हैं कोरोना तो एक ऐसा दौर है और दूसरे देशों में भी बढ़ा है। हम लोगों के यहाँ तो बहुत नीचे गया, बिहार में भी काफ़ी नीचे गया। लेकिन अगर फिर कहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए अलर्ट रहने की जरूरत है। पंजाब के अमृतसर में कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे, जहां हरजोत सिंह बैंस ने मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। हरजोत सिंह बैंस ने इस दौरान कहा कि जेल में बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो साथ ही उन्होंने कहा कि 6 महीने में जेल को मोबाइल फ्री कर दिया जाएगा और इसी के तहत कार्रवाई चल रही है। जेल में पकड़े गए मोबाइल जिसके नाम पर रजिस्टर होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी और दागी अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। जेलों के विच जी वड्डी कार्रवाई चल रही है। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੜਾਧੜ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ जेलों ਨੂੰ मोबाइल फ्री कर देंगे, मोबाइल साफ कर देंगे। उसी ड्राइव के तहत जेलों के विचों वक-वक मोबाइल नशे फड़े। देखो जी, देखो पता की है, पिछली सरकारों ने टेक्नोलॉजी लाई नहीं है। कोई मोबाइल थ्रू कंधा के पार वो भी जिन्ना भी है सारा कुछ करवा रहा है। तो अगे तो एक चीज़ होर ध्यान रख रहे हैं असी, जेड़े मोबाइल फोन जेलों चों फड़े जाणगे उन्हां दा सिम कार्ड जिन्हां बंदियां दे नाम ते होऊगा, वो मोबाइल जिस उन्हां ते कार्रवाई होगी। मोबाइल भी जिन्हां दे। और इसी के साथ ही देश की बात में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज़ के साथ।